खबरों के साथ हाजिर हूं अपने सहयोगियों के साथ और जो बड़ी खबरें हैं उस पर जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यास चक्रवात की वजह से आए तूफान की और सबसे उसके बाद बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ चल रहा है, कोरोना के ग्राफ में कितनी गिरावट हुई है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसी चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे यास चक्रवात की। यास चक्रवात को लेकर बिहार में भी अलर्ट है और बिहार में लगातार तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान भी है और इसको लेकर बिहार के कई जिलों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्कर्ष, और उत्कर्ष से हम जानकारी लेंगे क्योंकि उत्कर्ष लगातार कई इलाकों में जा रहे हैं पटना के और वहां पे जल जमाव की स्थिति को देख रहे हैं। उत्कर्ष, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्या कुछ जो तैयारियों के दावे किए जाते थे वो तैयारियां जमीनी स्तर पर कितनी देखने को मिल रही हैं? जी हाँ शर्मिला, पहले आपको बता दें कि नगर निगम की साफ तौर पर पोल खुल गई है। बिहार सरकार ने जो वादे किए थे, आयुक्त ने जो वादे किए थे कि बिहार में और राजधानी पटना में अगर बारिश होता है तो वाटर लॉगिंग नहीं होगा, लेकिन एक दिन 24 घंटे के बारिश में ये हाल हो गया कि पटना में करीब घुटने भर से ज्यादा पानी है। लोग सड़कों पर नहीं जा सकते हैं, कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से एक तो अमूमन भीड़ नहीं है, लेकिन जो लोग फिर भी 10 बजे तक सामान खरीदने जा रहे हैं वो लोग पानी में डूब के जा रहे हैं। कुछ गाड़ियां हैं जो पानी में फंसी हुई हैं, तो सरकार साफ तौर पर यहां भी विफल है। कोरोना में तो ऐसे भी विफल रह गई सरकार, लेकिन इस बार जो यास की वजह से बिहार में भी जो देखने को मिला है बारिश, वाटर लॉगिंग, एक दिन मॉनसून भी नहीं आया और एक दिन के बारिश में ये हाल हो गया पटना का कि पटना के तमाम जैसे वीवीआईपी एरिया है, चाहे वो गांधी मैदान हो, पटना जंक्शन हो या फिर कंकड़बाग हो, हर जगह पानी उतना ही लगा हुआ है कि लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं पानी में जाने में, क्योंकि एक तरफ पानी से बीमारियां फैलती हैं, लोगों तक गंदगी जाती है कोरोना से, तो ऐसे ही लोग अभी जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को परेशानी आती है तो उसके जिम्मेदार भी सरकार होगी। बिल्कुल, और आप लगातार जा रहे हैं पटना सिटी के एम्स की बात, एनएमसीएच की माफ कीजिएगा बात करें तो एनएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है और एनएमसीएच की भी जो हालत है वो बद से बदतर है, मरीज परेशान हैं, क्या कुछ स्थिति है वहां की? जी हाँ, पटना के एनएमसीएच में जो कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है, वहां पर भी वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ पेशेंट अंदर वार्ड में पड़े हुए हैं, उनके जो सहयोगी हैं जो उनके साथ रहते हैं वो बाहर बारिश में भीग रहे हैं। सरकार की व्यवस्था यहाँ भी सफल है। पटना से पीएमसीएच की बात करें तो वहां पर भी वाटर लॉगिंग की वजह से जो टेंट बनाए गए थे लोगों को रहने के लिए वो भी टूट गए हैं। बारिश, हवा जितनी तेज चली बीते दिन, उसके बाद वहां की भी स्थिति ऐसे ही खराब है। तो अमूमन जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसकी तस्वीरें यही दिख रही हैं कि वाटर लॉगिंग की वजह से पानी अस्पताल में घुसा हुआ है और परिसर के अंदर पानी है, लेकिन जो नगर निगम है वो कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, नगर निगम कुछ भी नहीं कर पा रही है और नगर निगम की बातों की भी जानकारी देंगे, नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खोलेंगे और इसके लिए हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि तमाम बातों का वो लगातार सनी इस पूरे खबर को कर रहे हैं कि नगर निगम की क्या कुछ तैयारियां दिख रही है जमीनी स्तर से। लगातार सनी आप जुड़े हुए हैं, कई इलाकों की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गड्ढे खोदे हुए हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के सामने, मूर्ति के सामने वहां पर गड्ढा खोदा हुआ है और वो कई महीनों से है। आखिर कब ये स्थिति सुधरेगी सनी? देखिए, जो हमारा नगर निगम है पटना का पूरे तरीके से फिसड्डी साबित हो चुका है, क्योंकि यास तूफान जो है या 2 दिन पहले से बिहार में आया, इससे पहले चौथे तूफान भी आया था, यानी कि जो चक्रवात जिस तरीके से आ रहा है और जो नगर निगम में कहता है कि हम पूरी तैयारी में है, तैयारी कैसी है आज देखने को मिल गई। क्योंकि आज हमने देखा पटना की सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ था और आज हमने राजधानी पटना के वार्ड नंबर 12, 13, 14 यानी कि तीनों वार्ड का जायजा लिए, देखा कि क्या कुछ स्थितियां थे। कल हमने 11 नंबर का भी जायजा लिया था। साफ तौर पर समझ सकते हैं जो तस्वीर सामने आ रही है, जो हमारी नगर निगम है वह किसी भी तरीके से काम करने में सफल नहीं हो पा रही है। चूंकि 2 दिन पहले आपको बता दें कि जो पटना के नगर आयुक्त हैं हिमांशु शर्मा, साथ ही साथ पटना के मेयर पहुंचे थे कई संप हाउस का निरीक्षण करने के लिए, जिसमें राजवंशी नगर हो या फिर दरियापुर हो, कई संप हाउस का निरीक्षण किया और पानी निकालने का क्या कुछ इंतजाम थे वह देखा। उसी वक्त हमने खासतौर पर बातचीत की थी हिमांशु शर्मा जो कि नगर आयुक्त है। उन्होंने कहा था हमारे पास कई तरह के तक उपकरण हैं जो पानी को हम जल्द से जल्द निकाल देंगे, लेकिन साहब को शायद ये नहीं पता है कि सिर्फ मशीन रखने से काम नहीं चलता है, मशीन चलाने के लिए लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, ताकि आप जो शहर में वाटर लॉगिंग लगता है आप उसको खत्म कर सके। लेकिन तस्वीर आज साफ तौर पे सामने आ गई कि जो मेयर और नगर आयुक्त के दावे थे वह साफ दिखा और राजधानी पटना एक बार फिर से आज डूबी हुई नजर आई। शर्मिला, बिल्कुल
एक बार फिर से जो पटना है वो डूबी हुई नजर आई और जैसा कि आपने बताया कि लगातार समीक्षा कर रही हैं, लगातार संप हाउस का जायजा ले रही हैं, लेकिन क्या उसका क्या फायदा निकला सनी? लगातार वो जायजा ले रही हैं। इसके पहले भी 2019 की बात कर लेते हैं, जब बारिश आई थी और पटना डूब गया था। उस वक्त भी मुख्यमंत्री के साथ जितने भी नगर निगम के बड़े अधिकारी थे, सबने यही वादा किया था कि अगली बारिश में ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन उन वादों का क्या हुआ सनी? उन वादों का क्या हुआ ये तो भाजपा वाले ही जानेंगे, क्योंकि अगर नगर विकास की बात की जाए तो अभी भी जो है वह डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अंतर्गत आता है जो विभाग है, और वो क्या काम कर रहे हैं वह आज भी देखने को मिला है, कल भी देखने को मिला था। इससे पहले सुशील मोदी थे, उससे पहले यानी कि बीते 3-4 बार की बात क्या काम कर रही है भाजपा वो साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन जो वादे करते हैं, जब 2019 में वाटर लॉगिंग की बात है तो सुशील मोदी जो पूर्व डिप्टी सीएम है, इस वक्त राज्यसभा सांसद है, वो घर के बाहर आ गए थे, सड़कों पे आ गए थे, शारदा सिन्हा सड़कों पे आ गई थी, यानी कि कोई भी नहीं बचा था उस वक्त, हर कोई सड़कों पे आ गया था। कई तरह की बीमारियां हैं, डेंगू, नगर आयुक्त को ना ही मेयर को, उन्हें तो बस पड़ी ही अपने कुर्सी की और उन्हें घर से नहीं निकलना है। जब प्रेशर पड़ता है, जब जनता सड़कों पर आती है या फिर मीडिया सवाल उठाता है, तो ये लोग बाहर आते हैं और बोलते हैं कि हमने काम किया। आखिर क्या काम किया? बिल्कुल, क्या काम किया वो दिखना भी तो चाहिए। और बारिश का मौसम भी शुरू नहीं हुआ है और ये एक दिन की बारिश से ये हाल है। और अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि जो बारिश के मौसम की जो मानसून की शुरुआत होने वाली है उसमें क्या स्थिति होने वाली है, वो अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा सनी। जी बिल्कुल, जब आपको बता दें कि जब हमने कल मौसम विज्ञान केंद्र पहुंचे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था वहां पे यास चक्रवात को लेकर की क्या स्थिति होगी, तो साफ तौर पे मीडिया पर्सन ने यह भी सवाल किया था जो डायरेक्टर थे वहां के कि यह जो साइक्लोन है या फिर जो एक निश्चित समय पे एक आता है अगस्त के महीने में, दोनों कंडीशन में क्या फर्क है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ऐसी स्थिति नहीं होगी, मानसून जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति आज वही सामने आ गई है। रात भर बारिश हुई, कल शाम से ही बारिश हो रही थी और स्थिति आज क्या देखने को मिली और पटना की सड़कों पे देखी है। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक और खास बात है, यह एक राजनीति से जुड़ी हुई बात यह होगी कि जो भाजपा है यहाँ पे पटना शहर की बात की जाए तो दोनों सांसद भाजपा से हैं, चाहे रामकृपाल जी हो या फिर रविशंकर प्रसाद हो, दोनों भाजपा कोटे से आते हैं। डिप्टी सीएम भाजपा कोटे से हैं, रेणु देवी भी डिप्टी सीएम है। साथ ही साथ कई तरह जो बीते 5 बार की बात की जाए तो नगर विकास का जो डिपार्टमेंट है भाजपा के कोटे में है। तो क्या काम किया जा रहा है वह साफ तौर पर दिख रहा है। यानी कभी भी सोचने की जरूरत है कि आप क्या काम करें, आप इसकी समीक्षा ही नहीं करें बल्कि आप उसे ग्राउंड लेवल पे उतारने की भी कोशिश करिए। यह संदेश हम देना चाहेंगे सरकार को, ताकि जो लोग परेशान हैं उन्हें निजात मिले वाटर लॉगिन से। बिल्कुल, और ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त जनता की सेवा करने का है, ये वक्त इस हालात को देखने का है कि आखिर क्यों ये हालात उत्पन्न हो रही है। और जब ये हालात पहली बार नहीं, जब भी बारिश होती है तब उत्पन्न होती है, तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रही है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं तैयारियां, जो दावे आप करते हैं, जो तैयारियों की बातें करते हैं, तो वो तैयारियां आखिर होती क्यों नहीं है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी निषेध से हम जुड़ना चाहेंगे और हम बात करेंगे, यास चक्रवात की बात कर रहे हैं तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है यास चक्रवात को लेकर। अभी और कितने दिन आपको अलर्ट पे रहने की जरूरत है ये बताएंगे हमारे सहयोगी निषेध। बिल्कुल, अभी भी अगले 48 घंटे तक बिहार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम विभाग जो है वो लगातार बिहार को अलर्ट जारी कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में यास ने अपना कहर बरपाया है, उसको लेकर के बिहार को भी अलर्ट पर रखा गया है कि बिहार में वो तबाही ना देखने को मिले जो दूसरे राज्यों में देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल बिहार की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे की बारिश, महज 24 घंटे की बारिश, 24 घंटे से रुक रुक के बारिश हो रही है लगातार, उस बारिश ने जल जमाव की स्थिति पटना में उत्पन्न कर दी है और बिहार के अलग अलग जिलों में भी ऐसी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और कहीं ना कहीं जो सरकार की तैयारियां थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये महज यास का कहर है। आने वाले दिनों में जब बरसात का सीजन आएगा तो उस वक्त क्या तैयारी रहेगी, उस वक्त को लेकर भी सरकार की जो तैयारियां हैं वो फेल दिख रही हैं। लेकिन जो बिहार के लिए जो अलर्ट जारी किया गया वो अभी भी अगले 48 घंटे के लिए है। 48 घंटे तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और
साथ ही सरकार काम भी कर रही है, कहीं पे अगर बिजली कटती है तो वहाँ पे तुरंत बिजली कर्मचारियों को भेजा जा रहा है और बिजली को दुरुस्त करवाया जा रहा है, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन का वक्त है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में इस वक्त मौजूद हैं। उन लोगों को घरों में परेशानी ना घरों हो। की बात कर रहे हैं निषेध, लोग घरों में इसीलिए रहते हैं ताकि बाहर जो महामारी चल रही है, बाहर जो फिलहाल जो आपदा का समय है उससे लोग बच सके। लेकिन अभी आप खुद गए थे और आपने जायजा लिया था इलाकों का, और आपने कंकरबाग के इलाके का जायजा लिया था कि घर तालाब बन चुका है और उस घर में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो क्या अब लोग घर में भी सुरक्षित हैं निषेध? बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर एक डर भी है, लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं कंकरबाग में पानी घुस गया। हम कंकरबाग के रोड नंबर 2 में बड़का वो देख सकते हैं किस तरह से है कि लोग जो है अपना खाना बर्तन जितना भी है वो अपने, ये बेडरूम है वो जहाँ पे चाची बैठी हुई है और बोल रही है कि क्या करें, हमारा मजबूरी है। क्या तैयारियां निषेध? एक दिन की तो अब हम क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बारिश होने वाली है, जो मानसून का असल मौसम आने वाला है, वो उस वक्त क्या होगा। और कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, आपदा महामारी का वक्त चल रहा है और बिहार अभी दो महामारियों से जूझ रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी है तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस है, और भी कई महामारियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि स्थिति अगर ऐसी रही, इसी तरह यदि गंदगी का अंबार रहा तो महामारियों के उत्पन्न होने देर नहीं लगेगी। लेकिन घर की स्थिति की बात करें तो घर में ऐसी स्थिति हो गई है, अब कई लोगों के ऐसे घर हैं जहां पे घर में कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो रहे हैं, घर में गंदगी लगी हुई है, पानी लगा हुआ है, तो कैसे बचे अब ऐसे लोग? बिल्कुल, देखिए काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने की जरूरत है, नगर निगम को भी काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही आ रही है कि नाला काम नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है, पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि नाला भरा हुआ है। जब उत्पन्न होती बेहद बिल्कुल बेहद चिंताजनक होगा बिहार में जीना, क्योंकि लोग तो जन्नत में ही जीना चाहते हैं और अभी जो स्थिति है वो नर्क से भी बदतर हो चुकी है। क्योंकि घर की अगर बात करें तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि घर के अंदर कैसी स्थिति है। लोग घर में होकर दिन रात रहकर भी खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो सामान है, जो सब्जियां हैं वो सड़ चुकी हैं पानी में। स्थिति इतनी बदतर है। और स्थिति की बात कर रहे हैं, पटना की बात कर रहे हैं, तो एक हिस्सा पटना का वो है जहां लोग परेशान हैं, जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जहां लोग इतने परेशान हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो नर्क में है। और एक ऐसा नज़ारा भी है जो पटना के हिस्से का है, जहां कितनी भी बारिश हो जाए, कितना भी चक्रवात तांडव मचा ले, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल भी सड़कों को देख के ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ चक्रवात ने तांडव मचाया है। हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष, इको पार्क की बात कर ले। इको पार्क में जितनी भी सड़कें हैं, मुख्यमंत्री आवास के आसपास का ये जो इलाका है, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि चक्रवात ने तांडव मचाया है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ, एक तरफ जहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, सड़कों पर जल जमाव हो गया है, कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, बीमारियों के उत्पन्न होने का डर सता रहा है, तो दूसरी ओर यदि हम इको पार्क के साइड के इलाके की बात करें, अगर हम एक अन्य मार्ग के इलाके की बात करें जहां पे कई अधिकारियों के, कई मंत्रियों के आवास है, वहां ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या जो तैयारियों के दावे होते हैं, पटना को पेरिस बनाने की जो बात होती है, वो सिर्फ उन्हीं इलाकों के लिए है क्या? जी हाँ शर्मिला, पटना को पेरिस और जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं उसका ब्लूप्रिंट जो है वो पोश इलाका जो है पटना का, चाहे वो जहाँ सीएम आवास है, चाहे वो राज्य भवन हो, उस तरफ के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि बाकी इलाकों में जो पटना की स्थिति है वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पानी में डूब के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो स्मार्ट सिटी तो नहीं दिखा रही हैं, और पेरिस तो दूर की बात है, वो पटना तक नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अमूमन जो पटना का तस्वीर नजर आता है वो लोगों में एक अच्छी छवि देके जाता है कि
कहीं ना कहीं रोड जो है, क्योंकि नीतीश कुमार की बातें कही जाए तो उन्हें इसी नाम से जाना जाता है कि वो बिहार में विकास सिर्फ रोड पे किए हैं। लेकिन आज जो हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे गाड़ियां रोड पे फंसी हुई हैं, गड्ढे में लगे हुए हैं, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। और जो स्मार्ट सिटी की सपना है वो सिर्फ जो सीएम आवास है और राजभवन के तरफ ही है और बाकी पटना में नहीं। बिल्कुल, बाकी पटना में नहीं है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना है वो कुछ हिस्सों में दिखता है, पेरिस बनाने का जो सपना है वो कुछ हिस्सों में दिखता है, बाकी हिस्सों में नहीं दिखता है। तो सवाल यह है कि बाकी हिस्सों में भी ये कब दिखेगा, आखिर कब पटना पेरिस बनेगा बाकी हिस्सों में। अब बात करते हैं राजनीति गलियारों की, और बिहार की राजनीति में क्या कुछ खलबली मची हुई है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की जितने भी कमेटियां हैं वो 15 जून तक रहने वाली है। 15 जून को ये जो कमेटियां हैं वो भंग होने वाली हैं, और ऐसे में जितने भी बड़े नेता हैं, यदि पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव की बात करें तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बकायदा पत्र लिखकर ये मांग की थी कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। और ऐसे में अब हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी का भी नाम सामने आया। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ मांग की है, इस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी निभा से। निभा, जीतन राम मांझी ने आज एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने क्या कुछ मांग की है सीएम नीतीश कुमार से, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। जी शर्मिला, बिल्कुल फिलहाल पंचायत चुनाव को टाला गया है, कब होंगे वो अभी कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट में लिखा है हम आपको बताते हैं। उन्होंने ट्वीट में पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि फिलहाल अभी जो है अभी की स्थिति भी देखें शर्मिला, क्योंकि बारिश हो रहा है, अभी बहुत स्थिति गांव की भी खराब होगी, जिसको लेकर के अभी कार्यकाल रुकना नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण में लगातार काम होते रहे, इसको लेकर के जीतन राम मांझी, हम के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। इसके पहले आपने एक और बात कही थी, बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर ये मांग किया था कि जो पंचायत प्रतिनिधि है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के काम रुके नहीं और लगातार जो काम होने चाहिए वो काम हो और ग्रामीण क्षेत्र विकास की गति पर रहे। शर्मिला, और इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी सीएम नीतीश कुमार ने फिलहाल इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे क्या कुछ जवाब देंगे वो देखना बाकी रह जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष ही सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सत्ता पक्ष ही सीएम नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी सांसद की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, उसके बाद हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये मांग की है, और अब देखना यह है कि उनकी मांगे पूरी होती भी हैं या नहीं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना के कहर की, और कोरोना की दूसरी लहर तो है ही, लेकिन तीसरी लहर में क्या कुछ होने वाला है इस पर भी हम जानकारी लेंगे। और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे तीसरे लहर की वैक्सीनेशन की। सबसे पहले आपको बता दें कि तीसरी लहर की वैक्सीनेशन को लेकर, माफ कीजिएगा, तीसरे लहर को लेकर लगातार लोग भयभीत हैं। लोगों में खौफ इस बात का है कि तीसरी लहर की चपेट में सबसे अधिक बच्चे आने वाले हैं, और ऐसे में लगातार अभिभावक भी यही गुहार लगा रहे थे कि बच्चों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और ऐसे में आज से बच्चों की वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हुआ है, और आज देश भर में 525 बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ है। और ऐसे में पटना के एम्स में भी 2 से 18 साल के बच्चों का ट्रायल हुआ है। इस पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, अगर हम बात करें एम्स की, तो आज पटना के एम्स में बच्चों का ट्रायल हुआ है वैक्सीनेशन का। जी हाँ शर्मिला, आज पटना के एम्स में आज 28 तारीख है और आज से ही ट्रायल शुरू हुआ है। ये जो ट्रायल है वो करीब 80 बच्चों पर किया गया है, जो पटना के एम्स में किया गया है। पटना के जो एम्स के निर्देशक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये वो बच्चे हैं जो पहले से कभी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं और जिन पर एंटीबॉडी, पॉजिटिव होने के एंटीबॉडी बन गई हो, उन पर ये ट्रायल नहीं किया जाएगा। ये उन बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं और अभी तक ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हुए। और साफ तौर पर उनका भी ये भी कहना है कि जो बच्चे आएंगे, ये पहले उम्र उन्होंने बता दिया है कि जो 2 साल से 18 वर्ष के लोग हैं, बच्चे हैं, उन पे ही ये ट्रायल होगा। और सबसे पहले उनका RT-PCR टेस्ट होगा और उसमें चेक किया जाए कि वो लोग कभी संक्रमित हुए हैं या नहीं। उसके बाद जाकर उनका कोरोना का वैक्सीन दिया जाए। और जो बच्चे चाहे कोरोना का वैक्सीनेशन करवाना या ट्रायल करवाना, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए भी एक नंबर जारी किया गया है उत्कर्ष। निर्देशक की तरफ से एक नंबर डायल बताया गया है। वो नंबर हम भी आपको बता देते हैं कि 9471408832।
यह नंबर एम्स के निदेशक के द्वारा जारी किया गया है और कहा गया है कि जो लोग इच्छुक हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए वो लोग आएँ और उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 700 रुपये भी दिया जाएगा और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले और लोग काफ़ी अच्छे स्तर में आकर अपनी जांच कराएं, बच्चों का जांच करवाएं और इसको सफल बनाएं, क्योंकि ये तीसरा स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं घातक बच्चों पर है। और तमाम जो डॉक्टर हैं, IMA के जो डॉक्टर, उन्होंने भी यह प्रतिक्रिया दी थी कि यह जो तीसरा स्ट्रेन है वो बच्चों को घातक रूप से इफेक्ट कर सकता है, इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर हो। इसको लेकर आज से ट्रायल शुरू हुआ है। बिल्कुल, तो तीसरी लहर के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार तैयार हो चुकी है और कहीं से भी सरकार ये नहीं चाहती है या स्वास्थ्य विभाग ये नहीं चाहेगा कि बच्चे किसी भी तरह से कोरोना की चपेट में आए, इसलिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर तीसरी लहर की बात करते हैं तो बात दूसरी लहर की भी कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में तो दूसरी लहर का ही प्रकोप पूरे देश में अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरा जो लहर है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि क्या इसके कम होने की वजह लॉकडाउन है? ऐसे में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देश में कोरोना का आंकड़ा क्या है। हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक, देश में कोरोना का ग्राफ कितना कम हो रहा है और जो मौत के दर है, मौत के जो आंकड़े हैं वो कितने कम हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप अगर आंकड़े देखेंगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लाख से भी हम नीचे आ चुके हैं। 1,86,864 मरीज पूरे 24 घंटे में कोरोना के पाए गए हैं और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 लाख का आंकड़ा हम पार कर रहे थे उसको हमने अब कम कर दिया है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए यह है कि हमने जो कोरोना का जो सेकंड वेव जिस तरीके से प्रचंड तरीके से बढ़ रहा है और तीसरे जो लहर है उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं और इस बीच में इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो बिल्कुल ये लोगों के लिए हैरत में भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी सफलता है और हमारी अलर्टनेस है जिसने काम किया। और आज देश में जो 2 लाख के नीचे हम आए थे और अब हम 1,86,000 के पास पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 44 दिन बाद ये मामले कम आए हैं, 44 दिन के बाद ये मामले कम आए हैं और ये बिल्कुल सराहने वाली बात है। लेकिन इसमें खुश नहीं होना है, इसको आगे करना है। बात बिहार की कर लेते हैं और इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहेंगे, मौत की दर की बात करेंगे। मौत के आंकड़ों में कितनी कमी आई है ऋतिक? देखिए मौत के आंकड़े जो है वो थोड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 4,000 3,000 के आसपास के मामले हमेशा ही मरने वालों की जो संख्या है वो पूरे देश में आ रही है, हिंदुस्तान में आ रही है। अगर पिछले 24 घंटे की भी बात करें तो 3,660 मरीजों की कोरोना ने जान ले ली, यानी कि कोरोना से उन लोगों ने दम तोड़ दिया है, जिंदगी हार गए। लेकिन जो ग्राफ नीचे जा रहा है वो राहत की सांस है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है उस पर बिल्कुल काम करने की आवश्यकता है। जो इलाज में कमी आ रही है और जो लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देखिए इलाज में भी कहीं ना कहीं अभाव है जिस कारण ये मामले सामने आ रहे हैं। अगर हमारे साथ मामला कम हो रहा है तो ये जो मौत के आंकड़े जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इसको भी कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और बिहार की बात कर रहे थे तो बिहार में आंकड़ों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, बिहार में अगर आप देखें तो लॉकडाउन का पार्ट 3 चल रहा है और इसमें भी आप देखिए 2,568 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। तो जो ग्राफ हम पिछले एक महीने से जो 4,000 5,000 का जो मामला था उसको बहुत कम कर दिया हमने, 2,500 मामले सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार का रिकवरी रेट है वो 93% के पार पहुंच चुका है, तो ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पटना में हमेशा से हमने देखा है कि जो पटना जिला है सबसे बड़ा जिला है बिहार में, इसीलिए वहां पे सर्वाधिक मरीज ज्यादा दिखते हैं। लेकिन इस बार जो 24 घंटे में मामला सामने आया है वो 369 के आसपास का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार में जो 2,568 मामले सामने आए हैं उसको आगे हमें कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। क्या ये लॉकडाउन की वजह से हो रहा है ऋतिक? इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, लॉकडाउन है इसीलिए। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप तबाही देख सकते थे क्या हो रहा था बिहार में। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 है और इसको बखूबी लोगों ने पालन किया है, इसको आगे भी पालन करने की आवश्यकता है। अगर सूबे में अब लॉकडाउन नहीं भी लगता है, अगर थोड़ी सी रियायत मिलती है, थोड़ी सी छूट मिलती है, उसमें भी हमको अपने माइंडसेट के साथ चलना है कि हम कोरोना से बचे। बिल्कुल, तो हम कोरोना से बचे, इसके लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है, आवश्यकता है। आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना पे जिस तरह से कोरोना के जंग से हम जीतते आ रहे हैं उसमें अभी भी हम पूरी तरह से जीते नहीं हैं। तो इसमें आवश्यकता है कि हम कोई कोताही, कोई लापरवाही ना बरतें और लॉकडाउन के नियमों का बखूबी हम पालन करें। और ऐसे में DTV भारत भी आपसे लगातार यही अपील करता है कि आप भी कोरोना के नियमों की बखूबी पालन करें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे DTV भारत। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।